हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम चतुर्वेदी सुपर 81 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अध्ययन करेंगे गांधी युग के बारे में। जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जितना भी वनडे एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके पुटअप करता है, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने स्नेह दिया, जो आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो हर वीडियो में मेरी एक अपील रहती है, और इसको विनती कहें या अपील कहें कि वीडियो को आप अंत तक देखें, और उसमें जो है जहाँ भी आपको समझने में या आपको वहाँ उसमें जहाँ भी आपको कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देर किस बात की, सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। और टॉपिक का नाम है गांधी युग। गांधी युग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि गांधी जी, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी का जन्म। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, गुजरात में पोरबंदर स्थान पर। और इनके पिता का नाम जैसा कि दिया है करमचंद गांधी, और माता का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई। और इसके साथ साथ उनकी पत्नी का, यानी उनकी अल्पायु में ही 13 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा जी के साथ। यानी कि 13 वर्ष की कस्तूरबा जी भी थी, और 13 वर्ष की अवस्था इनकी भी थी। मोस्ट नियर अबाउट दोनों लोगों की शादी हो जाती है। और उसके बाद 18 यहाँ पर उनका अध्ययन के बारे में जिक्र किया जाता है। तो इनका अध्ययन जो है, पढ़ाई 1889 से 1891, यानी 3 साल के लिए ये ब्रिटेन चले जाते हैं, यानी वकालत की पढ़ाई के लिए। ये 3 साल के लिए वकालत की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले जाते हैं, और वहाँ पर 3 साल वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद ये भारत वापस आते हैं। भारत वापस आने के बाद 1892 में वो एक मुस्लिम व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला से इनकी जो है मुलाकात हुई। दादा अब्दुल्ला इनसे मुलाकात किए और इनसे रिक्वेस्ट किए एक मुकदमा की सुनवाई के लिए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में उनका एक मुकदमा था, मुकदमा की सुनवाई के लिए इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया जाने के लिए। और महात्मा गांधी 1893 में इनकी रिक्वेस्ट पर, इनकी विनती पर 1893 में ये चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा भी गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका सन 1893 में गए। सन 1893 में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उसके बाद 18 वहाँ पर जाने के बाद 1894 में वहाँ पर जाने के बाद नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। एक पॉइंट यहाँ से मिलता है आपको, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। 1894 नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और 1900, फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे पॉइंट्स पर, 1903 के दौरान में, 1903 में द इंडियन ओपिनियन पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। द इंडियन ओपिनियन पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिर यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1906, जब 1906 का दौर आता है तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन वहीं पे चलाया था। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स में, कि लोगों में, कि मतलब पहला सत्याग्रह या भारत में सत्याग्रह। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं कि अगर जब क्वेश्चन ये पूछेगा कि पहला सत्याग्रह, तब आप यहाँ पर सही का विकल्प आप चुनेंगे 1906, यानी दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह इन्होंने चलाया था, आंदोलन किया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन ये इस प्रकार से पूछेगा कि भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे चलाया महात्मा गांधी जी ने, तो भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन वो बिहार में चंपारण में चलाए थे, बिहार के चंपारण स्थान पर। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन न हो, यहाँ पर 1906 में यहाँ पहला सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चलाया। फिर 1909 का दौर आता है। तो 1909 में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1909 जो है हिंद स्वराज पुस्तक का उन्होंने प्रतिपादन करते हैं, पुस्तक को लिखते हैं 1909 में, जिसका नाम है हिंद स्वराज। उसके बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं, यानी कि 9 जनवरी 1915 ये भारत वापस आते हैं। इसी के उपलक्ष्य में भारत वापस जब ये आए, इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी
प्रवासी दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय प्रवासी दिवस यानी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को जब ये भारत वापस आती है, अच्छा ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आते हैं? तो 1915 को। 1915 के बाद जब ये वापस आते हैं तो 1916 में यहाँ पर 1916 में यहाँ पर लिखा हो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। और जब वहां से वापस आते हैं तो भारत से बिल्कुल अनजान थे, तो यहाँ की पृष्ठभूमि को समझने के लिए वह अपना राजनीतिक गुरु चुनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को ये जो है अपना राजनीतिक गुरु चुनते हैं। और उसके बाद 1916 के बाद वहां पर साबरमती आश्रम की स्थापना करने के बाद उसी समय बिहार में मजदूर यानी किसानों के साथ जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज वाले थे, वहां पर उनके द्वारा एक प्रणाली अपनाई गई। प्रणाली उन्होंने अपनाया यानी जिसे हम कहते हैं 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली, ये बात कब की है? 1917 की। 3 कठिया प्रणाली का मतलब क्या है? 3 कठिया प्रणाली का मतलब ये होता है कि उस समय जो नील की यानी कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी कि उस समय जो नील खरीदते थे, जिसे हम नीलहे यानी कि नीलहे कहते हैं, नीलहे ये जो नीलहे होते थे, वो नील जो खेती वहाँ के किसान करते थे नील की, तो वहाँ एक खरीदारी करते थे, ये नीलहे कहे जाते हैं। और ये खरीदारी जब करते थे, अंग्रेज थे, और खरीदारी जब करते थे तो ये जो है एक अनिवार्य इन्होंने कर दिया कि 20 कट्ठा जमीन में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना है। अब वहां पे दिक्कत क्या हुई किसान को? पहले तो करते ही थे। यहाँ पहला कारण था कि किसान असंतुष्ट क्यों थे इससे। असंतुष्ट का कारण ये था कि पहला कारण ये था कि उस जो नील की खेती की जाती थी, नील की खेती की जाती थी, उससे जो जमीन होती थी, जो नील का जो होता था, उसका जो जड़ काफी लंबा होता था, और इसके वजह से नील की खेती कई बार करने की वजह से उनकी जो उर्वरता होती थी वो समाप्त हो जाती थी। जब समाप्त हो जाती थी, हेलो, समाप्त हो जाने की वजह से उसके बाद जो यहाँ से भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती थी, जिससे भूमि धीरे धीरे बंजर में परिवर्तित हो जाते थे। यहाँ पर भूमि जो है धीरे धीरे बंजर में परिवर्तित होने लगते थे। इसकी वजह से किसान की बड़ी हानि होती थी। तो इस पहला कारण ये था कि वो नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि जब वो 2-3 बार लगातार नील की खेती कर लेते थे तो उनकी जो भूमि की उर्वरता होती थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती थी, और वहाँ की जो जमीन होती थी उनकी जो वो धीरे धीरे बंजर में परिवर्तित होने लगता था। पहला कारण ये था। और दूसरा कारण ये था कि उस समय की अगर बात करें तो आसपास के कुछ देश विकसित हो चुके थे, और विकसित होने के बाद वहां पर जो है कृत्रिम रूप से रंग बनना स्टार्ट हो चुका था। पहले तो नील इस तरह से उगा करके पौधा जो है नील बनाया जाता था, रंग बनाते थे, लेकिन उस समय की बात धीरे धीरे जो है आगे जाने पर बहुत से आसपास के देश जो थे विकसित हो चुके थे, और वहां पर कृत्रिम रंग तैयार होने लगा था। जब कृत्रिम रंग तैयार होने लगा था तो वो रंग इनकी अपेक्षा काफी सस्ता बिकता था, और सस्ता जब बिकता था तो ये लोग करते क्या थे, जो ये लोग नील की खरीदारी करते थे, ये कम रेट पर खरीदारी करते थे। कम रेट पर खरीदारी करते थे। जब ये कम रेट पर खरीदारी करते थे तो इससे किसान जो होते थे असंतुष्ट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी हानि होती थी। यानी पर जब कम रेट देंगे तो उनको हानि होगी। तो यहाँ पर इसके वजह से जो क्या होते थे, यहाँ असंतुष्ट किसान हो जाया करते थे। तो पहला कारण यहाँ पे था कि किसान क्यों यहाँ पर असंतुष्ट थे। तो पहला कारण था कि नील की खेती करने की वजह से उनकी खेत की उर्वरता जो थी धीरे धीरे समाप्त हो जाती थी, और उससे इनकी खेती जो यहाँ पर जमीन थी, भूमि थी, वो बंजर में परिवर्तित होने लगती थी। और बंजर में तो पहला कारण था। और दूसरा कारण ये था कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जो जमीन होता था नील की खेती करने के लिए अनिवार्य किया गया था। तो उस समय जो था धीरे धीरे आसपास के देशों में, आसपास में जो है कृत्रिम रंग बनना जो है स्टार्ट हो चुका था, और वह कृत्रिम रंग इसकी अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता था। तो जब सस्ता होता था तो जो नीलहे होते थे वह क्या करें, मजबूर होकर इनको जो है कम रेट में ही खरीदारी करना चाहते थे, और कम रेट में ये लोग देना नहीं चाहते थे। और जब कम रेट में देना नहीं चाहते थे
तो यहाँ से ये लोग यहाँ पर अनिवार्य किया, तो कम रेट में नहीं देना चाहते थे, जिससे किसान जो क्या थे, असंतुष्ट थे, क्योंकि उनको हानि होती थी इससे। अगर कम रेट पे देते तो क्या होती, हानि होती। तो यहाँ पर इन लोगों ने, जो यहाँ पर निलहे थे, निलहों ने एक बात बताई कि चलिए ठीक है, लेकिन इसी शर्त पे हम इसको मुक्त करेंगे कि कुछ लोग जो है जितना लगान देते हैं, कर देते हैं, इससे एक्स्ट्रा यानी कि अधिक लगान जो लोग देंगे उनको मुक्त कर दिया जाएगा। यानी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर जो लोग देंगे उनको इससे मुक्त कर दिया जाएगा। तो उसमें बहुत से किसान होते थे, बड़े किसान, छोटे किसान, बड़े पैमाने पर जो किसानी करते थे और छोटे पैमाने के जो किसान थे। तो जो बड़े लोग किसान होते थे वो करते क्या थे, एक्स्ट्रा कर दे करके इससे मुक्त हो जाया करते थे। लेकिन छोटे किसान करे क्या, छोटे किसानों के पास पैसा था नहीं, और छोटे किसानों के पास पैसा था ही नहीं तो करे क्या, वो जो है परेशान हो गए। उसी छोटे किसान में से एक छोटा सा किसान था जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल वहाँ बिहार के स्थानीय किसान थे। ये जो है क्या कि ये परेशान हो गए और परेशान होने के बाद ये सोच ही रहे थे, तो इन्होंने महात्मा गांधी का नाम सुना था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर इन्होंने सफलता प्राप्त की थी, तो इनका नाम काफी चर्चित हो चुका था। तो यहाँ से राजकुमार शुक्ल आते हैं महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी के पास आते हैं, यानी कि उसी बिहार के स्थानीय किसान, या इनको हम कह सकते हैं नेता, राजकुमार शुक्ल राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के पास आते हैं और विनती करते हैं कि वे हमारे यहाँ बिहार में चंपारण चलें और वहाँ के लोगों की स्थिति देखें और उसमें सुधार करें। तो महात्मा गांधी यानी कि 1917 में महात्मा गांधी बिहार चंपारण में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर वहाँ जब चंपारण में जाते हैं तो इनका कई लोग स्वागत करते हैं, जैसे वहाँ के स्थानीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जे बी कृपलानी, अरे वही जे बी कृपलानी जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष, और इनकी पत्नी सुचिता कृपलानी, जो भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि वो स्टेट कौन सा था, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। ये लोग जो है इनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, यानी इनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि यहाँ पर वह कौन सा व्यक्ति था जो इनका विरोध करता है, तो नाम शायद आता है एन जी रंगा, जो क्या करता है, विरोध करता है इस चंपारण आंदोलन का। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी आते हैं और महात्मा गांधी जी यहाँ पर आने के बाद जो है इन लोगों को समझाते हैं, और समझाने के बाद समझाते हैं इन लोगों को, और समझाने के बाद जो है इन लोगों का समझौता कराते हैं, जिससे किसान, यानी यहाँ पर समझौते के बाद महात्मा गांधी एक बात कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जितना हर्जाना देना होगा आप लोगों को, यानी जितना आप लोग एक्स्ट्रा कर आप लोग लिए हैं उसका हर्जाना आप लोगों को देना होगा, और इसके साथ साथ यानी कि जो कर आप लोग यहाँ पर वृद्धि किए हैं उसमें कमी करना होगा। क्या करना होगा, कमी करना होगा। कमी करने के साथ साथ आपको जितना एक्स्ट्रा आप कर लिए हैं उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। इस पे जो है समझौता होता है, और यहीं पर पहली सफलता, यहाँ पर भारत में पहली सफलता महात्मा गांधी को मिलती है। यहीं पर पहली सफलता के उपलक्ष्य में जब महात्मा गांधी पहली सफलता यहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं, सफलता मिलती है, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर इनको गुरु रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि देते हैं। महात्मा की उपाधि
महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर देते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। कब दिया? जब यहाँ पर बिहार में 1917 के पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में इन्होंने विजय हासिल की, सफलता प्राप्त की, उसके उपलक्ष्य इन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दिया। अच्छा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि किसने दी, यहाँ से गुरु की उपाधि, किसकी उपाधि? तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने दिया था इनको, महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। कब दी? 1917 में चंपारण आंदोलन के पश्चात। तो इसके बाद आप जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि तीन कठिया प्रणाली क्या है, तो आप यहाँ से समझिएगा कि तीन कठिया प्रणाली से तात्पर्य है कि 20 कट्ठे जमीन में 3 कट्ठा जमीन नील की खेती करना अनिवार्य होता है। और वहां पर इसके वजह से पहला कारण ये था, इससे किसान असंतुष्ट थे। असंतुष्ट होने का पहला कारण था कि नील की खेती करने से वहाँ की जो जमीन की उर्वरता थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती थी, और समाप्त होने के बाद जो जमीन थी, वहाँ की भूमि थी, वह धीरे धीरे बंजर भूमि में परिवर्तित होने लगती थी, बंजर भूमि में परिवर्तित होने लगती थी। और पहला कारण था। दूसरा कारण था कि जो वहाँ के धीरे धीरे आसपास में जो है देश विकसित हो चुके थे, वहाँ पर कृत्रिम रंग धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका था। और ये कृत्रिम रंग जो था वह धीरे धीरे जो है कृत्रिम रंग इसकी अपेक्षाकृत सस्ता, इसकी अपेक्षाकृत क्या था? सस्ता था। और इसकी अपेक्षाकृत जो था वो सस्ता था, और इसके वजह से जो है जो निरहे थे वह इनसे कम रेट पर खरीदारी करना चाहते थे। और कम रेट पर खरीदारी करने की वजह से ये किसान क्या थे? कम रेट लेना नहीं चाहते थे, जिससे क्या थे? असंतुष्ट थे। इसके बाद होता क्या है, बिहार के स्थानीय नेता यानी कि उन्होंने एक नियम लगाया कि जो लोग एक्स्ट्रा कर देंगे उनको इससे मुक्त कर दिया जाएगा, और मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें जो बड़े पैमाने पर जो किसान रहते थे वो तो इससे मुक्त हो जाते थे, जो छोटे किसान थे वह इससे बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता था, यानी काफी परेशान थे। तो उसी में से एक छोटे से किसान राजकुमार शुक्ल थे, जो वहाँ के स्थानीय थे, वह जाकर के महात्मा गांधी से मिलते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कहते हैं। महात्मा गांधी वहां पर जाते हैं, समझौता करते हैं, और समझौता करने के बाद यहाँ पर दोनों लोग संतुष्ट होते हैं। यहाँ पर पहला सफलता इनको मिलती है 1917 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी भारत में अगर पूछेगा, भारत में यानी कि महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कब किए, तो 1917 में। कहाँ पे? बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण में। अगर वो भारत का नाम नहीं लेगा क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह आंदोलन, तब आप यहाँ से देखेंगे 1906 पहला सत्याग्रह आंदोलन 1906 में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि समझ में आया होगा, लेकिन इससे अपील है कि मन को स्थिर करके, जरूर मन को स्थिर करके यानी एकाग्रचित करके समझें तो जरूर समझ में आएगा। तो इसके साथ साथ फिर इसके बाद जो खेड़ा का आंदोलन है और अहमदाबाद का आंदोलन, इसकी खिलाफत का आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ये सब अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो जाते जाते फिर इसके साथ हम आप लोगों के साथ फिर धीरे धीरे पंक्तियों के माध्यम से विदा होना चाहेंगे कि सफलता तो मिलेगी ही, सफलता तो मिलेगी ही, ना क्रोध अनायास करें, हौसला बुलंद कर प्रयास ही प्रयास करें, हौसला बुलंद कर प्रयास ही प्रयास करें। ये तो इतिहास है कि पानी पर कोई लिख न सका, पर पानी पर भी लिखना सिखाऊंगा, मुझ पर विश्वास करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद।